हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में हमारे सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स की, सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। और कल हम लोगों ने 3 पॉलीमर्स कर लिए थे, पॉलीथीन, पीवीसी और एक हमने करा था पॉलीएस्टर वाला जिसको हम लोगों ने कहा था टेरिलीन। क्या बोला था? टेरिलीन, या इसी का दूसरा नाम था डेक्रॉन। ये नाम जो होता है ना, इनको याद रखना ज़रूरी है। पॉली इथाइलिन टरथैलेट जो इसका और एक नाम है, वो नाम याद जरूर रखना चाहिए। बट इनमें क्या होता है कि नाम में आपको एक हिंट मिल जाता है, तो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे नाम पूछे जाते हैं जिसमें से हिंट ना हो और यूनिक नाम सा हो, राइट। तो आज हम लोगों के 3 होने के बाद में जो फोर्थ बच जाता है, फोर्थ है हमारा पहला जो आ रहा है आज का टॉपिक, वो है नाइलॉन 6। अब देखिए, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझनी है, याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास 2 पॉलीमर है। एक है नाइलॉन 6 और एक अभी आगे आएगा नाइलॉन 66, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने, बिफोर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था नाइलॉन 66 के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। दोनों में एक कॉमन बात क्या है? ये दोनों ही पॉलीएमाइड्स है। ये क्या है? पॉलीएमाइड्स है। ये भी पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि टेरिलीन जो है ये एक क्या है? पॉलीएस्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का जो एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा था, वो ये वाला ग्रुप था जो बार बार रिपीट हो रहा था, एंड दैट्स वाई इट इज़ पॉलीएस्टर। तो यहाँ कौन सा ऐसा ग्रुप रिपीट होगा? यहाँ आपका जो ग्रुप रिपीट होगा वो NH, डबल बॉन्ड O एंड दिस, ये आपका ग्रुप जो है वो रिपीट होगा। और यहाँ पर H की जगह भी कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है। मेन जो ग्रुप है वो N और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये बार बार रिपीट होगा, तब जाके इन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉली एमाइड्स कह देंगे, करेक्ट। तो नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 ये दोनों किस में आ जाते हैं? पॉली एमाइड्स में आ जाते हैं। बात करते हैं इसके मोनोमर की। तो देखिए, इसका जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इसके मोनोमर का नाम क्या हो गया? कैप्रोलैक्टम हो गया। अब एक क्या है कि आरबीएसई की बुक में इसके आगे इस तरह से ई का साइन लगा रखा है। इसके पीछे सीबीएसई में ऐसा कोई साइन नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्यों प्रिंटेड है, लेकिन एक जो इसके अंदर से बात निकल के आती है वो ये कि ये कोई एक तरह की कैप्रोलैक्टम की फॉर्म है। मतलब कोई आइसोमर होता है ना, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म या कोई ऐसा गामा फॉर्म, किस तरह की ये कोई फॉर्म है ना। इसके आगे आगे इसके बारे में कोई डिस्कशन दिया हुआ नहीं है। सो हमको बेसिकली याद रखना है कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, गिव द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 और कैप्रोलैक्टम के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर की बात करें, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपको मैं बता दूं, इसकी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा तुम गलतियां करने वाले हो वो यही है कि ये जो है आपके सामने, एक तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो कार्बन ये 1 2 3 4 5 और 6। अब जो पुरानी बुक्स पढ़ रहा है कोई बच्चा, उसको मैं बता दूं कि यहाँ पर कार्बन नहीं है ना। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ है नाइट्रोजन। इंग्लिश मीडियम की न्यू बुक में यहाँ पर नाइट्रोजन ही है, लेकिन हिंदी मीडियम की कुछ बुक्स में जो सबसे पहले एडिशंस आए थे उनमें इस जगह को कार्बन बता रखा है और उसके आगे NH जोड़ रखा है। ऐसा नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। और देखो, आपको ये पूरा देखना है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यहाँ पर है, और इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ कोई कार्बन नहीं है। जो 7th पोजीशन है उसकी जगह N और H लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, एक तो बात ये समझ में आ गई। फिर ये बनता किससे है? तो
वैसे आपके यहाँ पे मैंने अभी तक बताया नहीं है, एडिशन के भी टाइप होते हैं जो एनायनिक एडिशन, पॉलीमराइजेशन। आप अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये। एनायनिक कैटायनिक वाली चीज़ जो है वो सबसे लास्ट में इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो सीबीएसई वालों के कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उसके थ्रू ये क्या करता है, नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, तो देखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको बना देते हैं। यहाँ आ गया NH और ये हो गया हमारे पास कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर। अब ऐसे 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 बहुत सारे मोनोमर, कैप्रोलैक्टम के बहुत सारे मोनोमर्स क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करने के लिए इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जो कौन सा बॉन्ड टूटता है वो है ये वाला। अब याद रखना इस पोजीशन को, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब एक कैप्रोलैक्टम का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। और वो बॉन्ड ब्रेक होकर, अब देखो यहाँ से याद रखना, अपन यहाँ से अगर कंटिन्यू करें तो देखो ये तो है नेक्स्ट नाइट्रोजन, तो ये सबसे साइड में लिख दो NH। हिंदी इंग्लिश मीडियम की बुक में ये भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे N लिखा हुआ है, H नहीं लिखा हुआ है। जो बच्चा बुक देखकर टैली कर रहा है वो एक बार देख लें, यहाँ पर जो बुक में H नहीं लिखा हुआ है आप लिख देना, ठीक है। NH, C डबल बॉन्ड O, ये वाला। उसके बाद में कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5वां कार्बन, मतलब छठा तो CO वाला। तो इसको 5 कार्बन लिख देते हैं अपन लोग, तो CH2 1, ये 2 हो गया, आगे से इरेज कर लेते हैं, 2, फिर 3 4 5, ये लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हमारा C डबल बॉन्ड वो खुद हो गया। ये इस तरह से जुड़ता है। अब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारी N यूनिट्स जब आपस में आएंगी, अब वापस इस N से कौन जुड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो है अगले वाले का, मतलब नेक्स्ट कैप्रोलैक्टम का ये वाला पोर्शन उस अगले वाले नाइट्रोजन से अटैच होगा, और इस तरह से ये चेन बनती जाएगी। और ये जो पॉलीमर हमारे पास आया इसका नाम है नाइलॉन 6। अब एक लॉजिक, नाइलॉन तो चलो इसका एक कमर्शियल नेम हो गया, 6 वर्ड जो आया है वो क्यों आया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन। इसके वर्ड में यहाँ पे आप जो नेम में लगा है 6, याद रखना। तो इसका मतलब नाइलॉन 6 में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करें इसके यूजेस की, तो पहले ही बता दिया है ये एक पॉलीएमाइड है, ठीक है, और ये एक सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है, सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, पहली बात, ठीक है। एक तो ये मजबूत होते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड बेसिस, मतलब एसिड्स और बेसिस के साथ में कुछ खास रिएक्शंस नहीं करते हैं, मतलब ये उनसे रेजिस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं ये यूज़, का क्या करते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, तो जो व्हीकल के ग्लास होते हैं, जो भी कार वगैरह होती है, ग्लास ऑफ व्हीकल, ग्लास ऑफ व्हीकल के अंदर ये काम में लिए जाते हैं, है ना। तो कांच जो होते हैं वो उनमें इन फाइबर्स का यूज़ होता है। अब सारे के सारे इससे नहीं बने होते हैं, इनका यूज़ होता है। और कहाँ करते हैं इसका यूज़, टूथब्रश में। टूथब्रश समझते हो अपन लोग रोज करते हैं, उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना, ब्रिस्टल्स समझ गए, जो अपने वो धागे जैसी संरचना होती है ना ऊपर ऊपर जिससे दांत साफ होते हैं, वो चीज़ वो इससे बने होते हैं। फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका गिटार हो गया, है ना, अपना सितार हो गया, है आपका वायलिन हो गया, इन सब के अंदर जो तार बनाते हैं, जो थ्रेड बनते हैं ना, वो थ्रेड इन्हीं से बने हुए होते हैं। क्योंकि देखो उनको बार बार आपको ऐसे रब करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, इनके टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मजबूत लेते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला लेते हैं, जिससे कि ये टूटते नहीं हैं। और इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रियली रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है ना, जाल हो गए, नेट्स हो गए वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ कंप्लीट
नाइलॉन 6 नंबर। 5th नंबर जो है हमारा वो है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। ठीक है, इसके बारे में तो आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, पहली बात ये भी क्या है, एक पॉली एमाइड है, पहली चीज़। ठीक है, अगर बात करें मोनोमर्स की तो 2 मोनोमर होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और दूसरा हो जाएगा आपका एडिपिक एसिड। राइट, अब हेक्सामेथिलीन डाईएमीन बना चुका हूँ मैं स्ट्रक्चर, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन लोग। तो NH2 CH2 टोटल है 6 और एक और आ जाता है NH2, ये हो गया आपका। और अगर बात करें हम लोग एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड की अगर बात करें, है ना, तो आपके देखो एक मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ आपको। आपके जो इंग्लिश मीडियम की RBSC की बुक है उसमें नाइलॉन 66 हेडिंग के अंदर जो मोनोमर्स की स्ट्रक्चर वगैरह बना रखी है वो बना रखी है आपके टेरिलीन की। तो ये एक गलती वहाँ पे हो रखी है, तो आप उससे बचें, या ना समझे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये मिसप्रिंट है, इसलिए आप इस गलती से बचें। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, ये लीजिए हो गया हमारे पास एडिपिक एसिड। अब देखो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ही मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये किस पॉलीमराइजेशन से होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से इसका फॉर्मेशन, नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें हम लोग कैसे पॉलीमराइजेशन होगी इसकी, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है उसको कैसे करना है, तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, N लगा दूंगा, NH2, थोड़ा सा मुझे इस तरह से लिखना रहेगा, CH2 6, देन वापस NH2। ठीक है, ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। हेक्सा वर्ड आ गया, इसका मतलब कार्बन 6 है, बिल्कुल है। डाईएमीन 2 एमीन ग्रुप है। फिर एडिपिक एसिड, ये लीजिए एडिपिक एसिड, ये हो गया CH2 4 और ये हो गया वापस, ये हो गया COH। ठीक है, अब एक और बात, ये किस कैटेगरी में आता है, नाइलॉन 66 पॉलीअमाइड की कैटेगरी में। और पॉलीअमाइड के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होना चाहिए, NHC डबल बॉन्ड O होना चाहिए। राइट, तो ये आपको बार बार देखने को मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ से देखो H और OH बाहर निकलेगा, मतलब एमीन का H और कार्बोक्सिलिक का OH। याद रखना पॉलीएस्टर में अल्कोहल का H निकलेगा और एसिड का OH निकलेगा, है ना, वो जब अपन ने टेरिलीन किया था उसमें। इसके आगे भी लगा देता हूँ मैं N। और अब दोनों की रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन से H2O बाहर गए। ठीक है, और बचा क्या, NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आ गया N। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए बीच में आप लोगों को यहाँ पर जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, यही ग्रुप इसको पॉलीएमाइड की कैटेगरी में रखता है ना। क्योंकि ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गया, एक पॉलीएमाइड की कैटेगरी में आ गया। अब एक और चीज़ कि इसका नाम जो है वो नाइलॉन 66 कैसे है, तो नाइलॉन तो चलो एक कैटेगरी का इंडस्ट्रियल नेम हो गया इसका, पॉलीएमाइड को लगभग नाइलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 66 में हेक्सामेथिलीन के 6 कार्बन और इसी तरह से जो दूसरा 6 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 6 कार्बन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एडिपिक एसिड में 4 CH2 बीच में, तो 4 कार्बन तो बीच वाले और 2 कार्बन है वो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन वाले। राइट, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण जो 6 है वो और एमीन वाले जो है 6 है वो, इन दोनों के कारण ये क्या कहलाता है, नाइलॉन 66 कहलाता है। इंपॉर्टेंट लगा देना, नाइलॉन 66 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनोमर का नेम स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, उसी के साथ में यूज़ की बात करें तो
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी भी, ठीक है। उसके साथ में एब्रेशन रेजिस्टेंट है, मतलब घिसाव वगैरह जो है उससे ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये एक प्लास्टिक और फाइबर दोनों की तरह यूज होता है, यूज्ड एज प्लास्टिक एंड फाइबर, ठीक है। उसके बाद में ये टायर कॉर्ड बनाने में, ये इसका काफ़ी यूज़ है टायर कॉर्ड बनाने में। टायर कॉर्ड का मतलब होता है जो टायर इंडस्ट्रीज़ में टायर बनते हैं उनके अंदर भी फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, जो उसको रिजिड और एकदम मजबूत बनाते हैं ताकि वो घिसने से बच जाते हैं ना। उसके बाद में पैराशूट्स और रोप्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है ना। पैराशूट और रोप्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है, राइट। तो अब हमारा जो 6 नंबर जो है वो है बेकेलाइट, राइट। इम्पोर्टेंट लगा देना, बेकेलाइट काफ़ी कम का है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी आपके ये आएगा। कुछ खास बात इसकी, सबसे पहले ये कैसा है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, राइट। क्या है ये, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स, किसके, हमने पढ़ा था बिहेवियर टूवर्ड्स टेम्परेचर, और बिहेवियर टूवर्ड टेम्परेचर के हमारे पास जो थे वो दो तरह के पॉलीमर आते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। एक बात, दूसरी बात, इसका एक और नाम बोला था हम लोगों ने, फिनॉल फॉर्मेल्डेहाइड रेजिन। क्या नाम है इसका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा दूं क्योंकि बच्चों के कन्फ्यूजन रहते हैं, रेजिन क्या है ना। तो रेजिन कोई कोई खास एक क्लास ऑफ कंपाउंड को कह देते हैं हम लोग। ये एक्चुअली क्या है, सॉलिड या विस्कस सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड और विस्कस सब्सटेंस होते हैं। और एक्चुअली ये जो रेजिन है ये बेसिकली देखा जाता था पहले, सबसे पहले प्लांट से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो आप गम देखते हो, जिसको आप गोंद बोलते हो, है ना, जो गोंद है ना, गम, जो आप अपन खाने में भी यूज़ करते हैं, प्लांट का एक तरह का एक्सक्रीटरी पार्टिकल है और वो एक रेजिन है। क्या है, एक रेजिन। इस एग्जांपल से आप बहुत ढंग से समझ जाओगे कि एक्चुअली रेजिन क्या है। रेजिन एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपाउंड है, स्पेशली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बता देता हूँ मैं आपको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेसिकली ये नाम जो निकला था वो निकला था प्लांट्स और एनिमल से निकलने वाले सिक्रीशन से, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात, ये सबसे पहले नेचुरली भी था और यहाँ पर कुछ हम लोग सिंथेटिक रेजिन्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये जो सिंथेटिक है, तो ये सिंथेटिक मतलब जिसको अपन लैब में बना रहे हैं, तो जैसे कि बेकेलाइट जिसको हम लैब में बना सकते हैं, तो ये क्या है, आपका एक सिंथेटिक रेजिन है। और रेजिन क्या है, एक तरह का सॉलिड और एक विस्कस सब्सटेंस, जिसकी सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो दी गई थी प्लांट से होने वाला सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन ऑफ प्लांट। सिक्रीशन ऑफ प्लांट जो था उसको हम लोगों ने रेजिन कहा था। और रेजिन हमारा जो सब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं रेजिन का, वो ले लेते हैं गम को, ठीक है ना। तो रेजिन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एक सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होता है जो हमारे काम में आता है। और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है, उसको भी हम लोगों ने क्या बोला है, रेजिन का नाम दिया है, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो नाम हो गया फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मोनोमर है वो दो हो गए, एक हो गया फिनॉल और एक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। तो फिनॉल बिल्कुल आप जानते होंगे अच्छे से, मैंने आपको बता भी रखा है, जब भी बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप जुड़ जाता है ना, तो बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, फिनॉल। चाहे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो चाहे इस तरह से। फॉर्मेल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर हो जाता है। कौन हो जाता है, एल्डिहाइड। अब आपके लिए आज का सवाल, जिसने भी 11th क्लास पढ़ रखी है उसको आना ज़रूरी है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में
लिख दें। ये मैंने कोई प्रीवियस वीडियो में नहीं बता रखा है, ये आपने अगर 11 ढंग से पढ़ रखी है, ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ रखा है ढंग से, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम। ठीक है, एक बार आप सोच के देखें, नहीं समझ में आए तो उसके बाद में आप सर्च करके देख सकते हैं, है ना, बट याद होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी बात, इन दोनों के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से आपके पास में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आपको वो समझना है। क्या समझना है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी होती है और बेस की प्रेजेंस में भी होती है। ठीक है, अगर ये एसिड की प्रेजेंस में हो तो इससे फाइनली एक सब्सटेंस निकल कर आता है और उसी का नाम है बेकेलाइट। लेकिन अगर ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो तो एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड या एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिसॉल। ये दोनों ही फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, दोनों के दोनों। बस फर्क इतना है, हमारा आज का टॉपिक बेकेलाइट है इसलिए हम बेकेलाइट को पढ़ रहे हैं। बाकी आपको ये देखना है कि दोनों है सेम टू सेम, दोनों में कोई चेंज नहीं है। हाँ, चेंज तो है और वो एक माइन्यूट सा चेंज है, वो है इनके अंदर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो है वो इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया, ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है और रिसॉल्व फॉर्मेशन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? बेस के प्रेजेंस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आए ना आए अभी तक नहीं कह सकते, एक बार भी नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाता है तो कह सकते हो आपको कि दो डिफरेंस आपको बेसिकली याद रखना है। बेकेलाइट आपका जो है वो एसिड की प्रेजेंस में होता है और ये जो है आपका रिसॉल्व जो है वो बेस के प्रेजेंस में होता है। दोनों के दोनों थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, दोनों में कोई चेंज नहीं। दोनों के दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनकर बने, है ना, दोनों थर्मोसेटिंग, दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और दोनों के दोनों फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बने हुए हैं। तो फर्क क्या है? बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो और रिसॉल्व में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेकेलाइट की बात करेंगे। तो बेकेलाइट कैसे बनेगा? तो अब आप समझ गए होंगे, जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाए। तो अब देखो यहाँ क्या है, फाइनल प्रोडक्ट आपका कौन है? बेकेलाइट। तो उससे पहले क्या बनता है? उससे पहले आपके पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। कैसे है, क्या है, देखें, ये है हमारे पास फिनॉल और ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए, इसकी कोई मैकेनिज्म आपकी बुक में नहीं दे रखी है इसलिए मैं इसके डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, करने को जाए तो बहुत अच्छी खासी मैकेनिज्म है, अभी के लिए इसको एक बार के लिए यहीं पे रखते हैं, हमको नहीं करना अभी मैकेनिज्म को। आएगी आपके ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में और अल्कोहल वाले चैप्टर में आ जाएगी, उस समय मैं थोड़ा बताऊंगा। और अभी नहीं बताने की वजह ये भी है कि ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट बॉन्ड का माइग्रेशन करवा दूंगा तो आपके समझ में कुछ आने वाला है नहीं। तो अभी के लिए थोड़ा सा क्या याद रखें, सिर्फ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्शन करी और बना क्या, एक तो बनेगा ऑर्थो डेरिवेटिव और एक बनेगा पैरा डेरिवेटिव। अब आप इतना तो जानते हैं, ऑर्थो का मतलब हो गया कोई भी एक पोजीशन। देखो ऑर्थो, पैरा और मेटा और पैरा के बारे में थोड़ा बता दूं। ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या है ये? देखो सबसे पहले तो ये देख लेना कि एक सिंपल बेंजीन रिंग में आप कभी भी ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं कह सकते, कंफर्म याद रखना। जब तक कोई बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ नहीं जाता, सब्स्टिट्यूएंट इन द सेंस कुछ भी,
कोई भी ग्रुप जुड़ गया, अब उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप पोजीशंस बताते हो कि ये ऑर्थो है कि पैरा है कि मेटा, है ना। कैसे? जैसे ये कोई ग्रुप है एक्स, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने के बाद में इसका जो नेक्स्ट कार्बन है, और ये 2 कार्बन है, ये भी नेक्स्ट ये और ये भी नेक्स्ट है, इनको बोलते हैं ऑर्थो। उसकी अगली पोजीशन कहलाती है मेटा, और उससे अगली पोजीशन जो कि उस ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट है वो हो जाएगी पैरा, और ये एक ही पोजीशन होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स वहीं जुड़ा हो, एक्स आपका यहाँ जुड़ गया मान लो, तो अब ये पोजीशन है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। बोलो बात समझ आई, है ना। तो ये समझना है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप इस बेंजीन रिंग को देख के कुछ नहीं कह सकते कि ऑर्थो कौन है और मेटा कौन है और पैरा कौन है, पर आप इसके नाम को ध्यान से देखो। क्या नाम है इसका? तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब बेंजिल एल्कोहल भी क्या होता है ये भी देख लो। अभी आगे हेलोजन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन में ये बताऊंगा। देखो ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है। आपको ये भी पता है कि बेंजीन रिंग में सारे कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं। भाई ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, मतलब सारे कार्बन कैसे हैं? डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। अब कंडीशन सुनना। अब देखो मैंने गोला बना दिया, मतलब है तो बेंजीन। अगर ये कार्बन कौन सा है? sp2। sp2 कार्बन के साथ में एक और कार्बन जुड़ जाए, सुनना, sp2 कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो और वो कार्बन हो sp3, और sp3 का मतलब यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, तो CH2 आ गया, तो C के साथ में सारे 3 बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, और उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो, मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों के चारों सिंगल है, तो ये अपने आप कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और उसके आगे कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो, वी डोंट केयर, तो ये स्पीसीज का नाम हो जाता है बेंजिल। क्या हो जाता है? बेंजिल। ये ग्रुप का आगे जो भी डिस्कशन होगा वो बाद में देखेंगे, जैसे कि इसका नाम हो गया बेंजिल अल्कोहल। पर बेंजिल क्या है तो देख ले, बेंजिल का मतलब ये चीज, और ये कैसा हो कार्बन? sp3 कार्बन हो। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया बेंजील, बेंजिल, ठीक है। और अगर इस sp2 कार्बन के डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ जाए, डायरेक्ट कोई sp3 कार्बन नहीं साथ में, सीधा डायरेक्ट ग्रुप कोई जुड़ जाए, चाहे यहाँ पे OH हो, चाहे कुछ भी हो, या X हो, Cl हो, Br हो, कुछ भी हो, तो अब जैसे OH के लिए तो अलग से नाम ही आ गया फिनॉल, तो OH की तो अब बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो Cl आ जाए या Br आ जाए, तो इनको कहते हैं हेलो एरिन्स। मैं अभी हेलो तो कब लगेगा? जब हेलोजन जुड़ा हो, हेलो हटा दो तो एरिन्स। क्या नाम हो गया इनका? एरिन्स। तो एक है बेंजिल, एक है एरिन्स। आई बात समझ में? याद रखना बेंजिल क्या है और एरिन्स क्या है, कोई फर्क नहीं है, और एक जो मेजर फर्क है वही याद रखना है। क्या है कि अगर sp2 कार्बन मतलब बेंजीन वाले कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो और उसके साथ OH है या कोई भी ग्रुप है तो वो बेंजिल है, और अगर sp2 कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो आपका एरीन्स की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए आई बात समझ में? करेक्ट। तो अब हम वापस हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाम क्या दे रखा है? नाम दे रखा है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब देखो बेंजिल अल्कोहल करने का मतलब कि आप एक पोजीशन पे यहाँ लगा दिया CH2OH, ठीक है, और यहाँ लगा दिया CH2OH। अब देखो बुक में अलग दिया रखा है, बात वो की हुई है, आप जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ये दोनों हो गए बेंजिल अल्कोहल। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो
ये हो गया ऑर्थो, और ऑर्थो पे कौन है, हाइड्रोक्सी, ये लगा दिया मैंने हाइड्रोक्सी। और इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो यहाँ क्या आ गया, ये, तो ये वो कहलाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और ये कहलाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। चलिए भैया, बात समझ में आई। अब बुक में इसको इस तरह से दे रखा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये ऑर्थो वाला तो एज इट इज़ है, पैरा वाले में बताया क्या किया है, मतलब इन्होंने OH की पोजीशन वहीं रखी है, CH2H को चेंज करते। देखो बेटा, लिखने का तरीका अब है, कुछ भी हो सकता है, उसकी अब अपन डिबेट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों लिखा है। अपने को तरीका है, तरीका सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपके पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के बारे में। अभी ये यहाँ तक ही रिएक्शन नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। क्या है कुछ, एक तो देखो कि अपन अगर बेकेलाइट बना रहे हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग है बेकेलाइट, तो एक बात याद रखना कि एसिड जो है, चलो वो तो है डाइल्यूट, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो है, वो रेशियो लेस देन 1 रखा जाता है। मतलब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्सअप कुछ इस तरह से किया जाए कि इनका रेशियो 1 से कम आए। अब ये सिर्फ बात याद रखने की है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली दिमाग लगाने जाओगे, सर कौन कैसे किसका कम क्या होगा, उतना आपने को नहीं सोचना है ना। ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, बेकेलाइट बनाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो लाइन याद रखने के लिए क्या है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो लेस देन 1 होगा। और जब भी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी ये बेंजिल अल्कोहल बनेंगे, तो इनसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, और उसमें कोई एक काम आएगा। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल ही काम में आए, है ना, पैरा काम में आए ही ना। सिर्फ कौन काम में आए, ऑर्थो ही काम में है। अगर पैरा का कोई रोल ना हो तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल जैसी ऐसी की ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। नीचे ये अपन ने लिया, ये ऊपर लिखा मैंने OH, यहाँ लिखा मैंने CH2OH, ऐसा का ऐसा एक और ऐसे बहुत सारे चलते रहेंगे, सो ऑन। अब जब ये आपस में रिएक्शन करे, सिर्फ ऑर्थो 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 ऑर्थो, तो ध्यान से देखो, आपको ये भी पता है हर बेंजीन के कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है, इसमें कोई शक नहीं। C6H6 बोलते थे, तो हाइड्रोजन तो होते ही हैं। अब यदि एक का CH2OH का OH नेक्स्ट वाले के हाइड्रोजन के साथ, है ना, और अगले वाले का उस अगले वाले के किसी के हाइड्रोजन के साथ चला जाए, और ये किसी पीछे वाले के OH के साथ चला जाए, ऐसा हो जाए, तो हमारे पास एक इनिशियल लेवल पे लीनियर पॉलीमर आता है। देखो ध्यान से, मैंने H2O बाहर निकाल दिया, और ये यहाँ लगा दिया, यहाँ NN कुछ भी लगा दो। तो ये जो लीनियर पॉलीमर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है ये कहलाता है नोवोलैक। मतलब बेकेलाइट फॉर्मेशन से पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी आपस में मतलब सेपरेटली खुद एक दूसरे से मिलकर लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जो है नोवोलैक। और एक खास बात, ये थर्मोसेटिंग नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। क्या समझे, जब भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल अपने ही जैसे दूसरे मोनोमर से कंबाइन होगा, तो यहाँ पर लीनियर पॉलीमर नोवोलैक का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये याद रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर बेकेलाइट में नेक्स्ट की तरफ। ठीक, अब अगर हम
फॉर्मेल्डिहाइड को अमाउंट को बढ़ा दें, फॉर्मेल्डिहाइड का अमाउंट मोर देन 1 कर दें, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का अमाउंट बढ़ाना है, सिर्फ इतना याद रख लो। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो मिक्सचर था उसमें रेशियो 1 से लेस था। अब आप क्या करो, फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो बढ़ा दो, मोर देन 1 कर दो, और उसको करो हीट एट हाई टेम्परेचर। वो उतने लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नहीं था नोवेलेक फॉर्मेशन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप उसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, देन क्या बनती है, क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड। जो लीनियर पॉलीमर नोवोलेक बना था वो अब क्रॉस लिंकिंग करना स्टार्ट करता है, और जब क्रॉस लिंकिंग करना स्टार्ट करेगा तो अब वह नोवोलेक ना बनकर क्या रह जाएगा, वो बन जाएगा बेकेलाइट, जिसको हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बोलते थे। मतलब आपका जो नोवोलेक है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं है। अभी बना कैसे, इसको भी समझ ले। देखो सेम चीज़ है, यहाँ से भाई देखो पहले तो लीनियर चेन बना लेते हैं। तो लीनियर तो अभी जो अपन ने बनाई थी नोवोलेक वाली, तो वो पहले बनेगी, है ना। यहाँ लगा दिया OH, यहाँ CH2, ये वापस OH, यहाँ वापस नेक्स्ट आ जाएगा जो भी जुड़ना है, ठीक है। अब देखो इनके सबके पास में भी तो एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, और अगर ये पैरा वाला भी आ जाए यहाँ पर, देखो पहले मैं लिखूंगा फिर मैं मिटा दूंगा। मैं पैरा वाला को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ है OH, ठीक है, CH2H, सॉरी पहले हम लोग CH2H यहाँ लगते हैं। यहाँ मैंने ले लिया OH और यहाँ है CH2OH। अब देखो यहाँ है हाइड्रोजन, जब ये पैरा वाला इस ऊपर वाली लीनियर नोवोलेक चेन के साथ आएगा तो इसका भी OH, ये मैंने क्या लिया है पैरा, ये क्या थी ऑर्थो से बनी नोवोलेक यूनिट्स, इसका OH इसके H के साथ क्या निकाल देगा, H2O बाहर निकाल देगा। ये लीजिए हमने निकाल दिया H2O बाहर, और अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ CH2 बच गया, समझे बात को, और नीचे रह गया OH। इसी तरह से कोई दूसरा और आ जाएगा और वो भी इस तरह से फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो समझने की बात ये कि ये जो लीनियर चेन थी ऐसी की ऐसी दूसरी लीनियर चेन के साथ में भी ये क्रॉस लिंकिंग, मतलब क्रॉस लिंक ये है दो लीनियर चेन के बीच। नीचे भी एक लीनियर चेन ऐसे कैसे आएगी जो आपस में कनेक्ट होगी, और उनके साथ वापस इसका OH जुड़ जाएगा। मतलब ये एक लीनियर चेन है, ये एक लीनियर चेन है, और उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग करने का काम कौन कर रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और इस तरह से अभी मैं आपके सामने पिक्चर रखने वाला हूँ, जस्ट इसी डायग्राम के ऊपर। ये जो पिक्चर अब आप देख रहे हो इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, थोड़ा सा जूम करके देख लेना कि कैसे इसने फॉर्मेशन किया है एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक का, राइट। रिसॉल की बात करते हैं तो वहाँ हमने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो लिया था वो लेस देन 1 लिया था। यहाँ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो मोर देन 1 होगा रिसॉल फॉर्मेशन में। एक तो ये बात, दूसरी बात ये रिएक्शन फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की बेस की प्रेजेंस में करवाई जाएगी, ठीक है। एक और बात, हमको यहाँ पर इसकी रिएक्शन नहीं दे रखी है तो नहीं करनी है, ना हमारे काम की है, ठीक है। रिसॉल बनेगा, बेस की प्रेजेंस में बनेगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, इतना याद रख लो। ये भी कैसा है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ना। बस ये बातें हो गई कॉमन, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस की बात करें तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो ये अच्छी बात क्या है इसकी, ये रेजिस्टेंट टूवर्ड्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और हीट का भी
रेजिस्टेंट होता है, मतलब हीट और हाई टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शन नहीं करता, उनसे सर्वाइव कर जाता है, इसलिए इनका यूज़ स्विचेस। दूसरा, हैंडल्स। आपने देखा हो, आपके पास नॉन स्टिक, आपने कुकवेयर्स देखे होंगे, आपने तवे देखे होंगे, कुकर्स देखे होंगे, उनके जो हैंडल ब्लैक कलर से बने हुए होते हैं, है ना, तो वो हैंडल्स जो हैं वो बैकेलाइट से बने हुए होते हैं या उसी से इम्प्रूव्ड किए हुए होते हैं, ठीक है। दूसरा, रेडियो केस कैबिनेट्स जो होते हैं, रेडियो केस, है ना, टीवी कैबिनेट्स जो होते हैं, टीवी, कंप्यूटर कैबिनेट्स जो होते हैं, है ना, कैबिनेट्स का मतलब उनके बाहर का खोखा, कैबिनेट्स, ये सब इनसे बने हुए होते हैं, है ना। तो ये बड़े काम की चीज़ है। किचन कुकवेयर जो अपन ने बोल दिया है, कुकवेयर जितने भी होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, हैंडल्स वगैरह बनाने में ये काम में आते हैं। स्विच जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह होते हैं, वो बैकेलाइट से ही इम्प्रूव किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका यूज़। अब सबसे लास्ट 7th नंबर जो बच गया है वो है इम्पोर्टेंट है, टेफ्लॉन। ये सारे आपके काम की चीज़ें छोटी छोटी। इसका एक दूसरा नाम और है जो काफ़ी पॉपुलर है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसका शॉर्ट नेम है PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये इसका नाम है, ठीक है। अब है बड़ी स्ट्रक्चर इजी, तो सबसे पहले हमारा एक सवाल बनता है मोनोमर का। तो मोनोमर क्या है, तो मोनोमर का नाम समझ में आ ही गया होगा, टेट्रा फ्लोरो इथीन। चलिए बहुत सिंपल है। इसकी स्ट्रक्चर सबसे इजी, आपको इथीन की स्ट्रक्चर याद होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था, इथीन। अब ये भी है इथीन लाइक की स्ट्रक्चर, लेकिन ये है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो कुछ नहीं करना है, H की जगह पर 2 F आ जाएंगे, हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन की स्ट्रक्चर, बड़ी सिंपल है। और फिर तो समझ में आ गया होगी ये क्या है, एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन भी बड़ी आसान, ये CF2 डबल बॉन्ड CF2, वही इथिन वाली पॉलीथीन वाली, बस डबल बॉन्ड तोड़ दो, बाकी यूं का यूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, क्लियर है। तो पॉलीटेट्रा, ये हो गया आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, आपने नॉन स्टिक कुकवेयर देखे होंगे ना, तवे वगैरह, उन तवों की सरफेस पर एक आपने देखा होगा, एक पेस्ट किया जाता है, एक लेयर होती है, वही लेयर उस चीज को घिसने चिपकने नहीं देती फूड को। जिस चीज की वो लेयर होती है वो है PTFE या टेफ्लॉन, समझे। मतलब नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ये इसका सबसे मेन एग्जांपल है। सवाल सीधा यहीं से आता है कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किस पॉलीमर का यूज़ होता है, बताइए। तो इसका मतलब ये एक थर्मली स्टेबल पॉलीमर है, इसीलिए तो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में काम में लिया जा सकता है। और बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको इसकी कैसे दिखेगी, लीनियर दिखेगी। ये कुछ बातें हो गई जिनको हमको ध्यान में रखना है। तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।